पूरी कौम को हमारी टीम की जानिब से 78वां यौम आज़ादी और मार्का हक बहुत बहुत मुबारक। आज का दिन पूरे पाकिस्तान में बड़े ही जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। रंगारंग तकारीब मुनक्किद की गई हैं। कल रात फायरवर्क्स हुए। आज सुबह का आगाज भी 21 तोपों की सलामी से किया गया। यौम आज़ादी तो हम हर साल ही बड़े जोशो जज्बे से मनाते हैं, मगर इस साल मार्का हक ने खुशी को 4 चांद लगा दिए। इस मार्का हक में इम्तियाजी किरदार अदा करने पर आज ऐवान सदर में सिविल और मिलिट्री हुकाम को अवार्ड से नवाजा गया है। आज के दिन की मुनासबत से पाकिस्तान के मौजूदा हालात के साथ साथ तारीखी पन्नों पर नजर डालते हुए सलीम बुखारी साहब से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। मगर आजादी का दिन मनाते हुए हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों को हरगिज नहीं भूलेंगे जो आज भी इसराइल के जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं और हजारों बच्चे वहां हर रोज भूख और प्यास से सिसक सिसक कर मर रहे हैं। और नौबत यहां तक आ पहुंची है कि अब उनको उनकी ही सरजमीन से जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। क्या फलस्तीन और गजा हकीकी तौर पर आजाद हो सकेंगे? क्या ये उम्मीद अब भी बाकी है? इस पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम, क्या हाल है आपको? यौम आज़ादी मुबारक, मार्का हक मुबारक आपको और हमारी तरफ से पूरे हमारे जो व्यूअर्स हैं और पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। जी बुखारी साहब, आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बुखारी साहब, जिस तरह की सेलिब्रेशंस हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मार्का हक की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये कहूँगा कि जंगें जो है ना वो सिर्फ फौजें नहीं जीतती हैं, वही फौजें जीतती हैं जिनके पीछे कौम खड़ी होती है। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि एक तवील अरसे के बाद हमने देखा कि एक मौका आया और पूरी कौम जो है एक यूनिट की तरह से अपने मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी थी। मेरे नज़दीक ये भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की बात है। ठीक है जी। इस दिन की अहमियत यकीनी तौर पर इसलिए बढ़ गई है कि हमने एक बहुत बड़ा जंगी मार्का सर किया है, फतेह हासिल की है उसके अंदर, और मोदी का जो तकब्बुर था उसको ज़मीं बोस किया है जी। वो जो इस ख्वाब में रहता था कि हम 5 गुना बड़े हैं, हमारे पास इतने तैयारे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो जो भी मोदी के दावे थे, जो हमें धमकियां देता था कि घर में घुस के मारेंगे जी, उनके साथ जो हमने उनके घर में घुस के की है वो अब कोई शख्स हिम्मत नहीं रखता कि उसको डिनाई करे। ये बहुत बड़ी एक हार्श रियलिटी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ आ जाइए कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उन्होंने भी दिफाई एतबार से या दिफाई शोबे में तारीख के नए बाब का इजाफा किया है जी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरे लिए क्यों अहमियत का हासिल है। मैं चूँकि प्रॉपर इससे पहली जनरेशन का आदमी हूँ। 1971 तो सारी जंगें कवर की हैं। 1971 में भारत ने एक साजिश के तहत ईस्ट पाकिस्तान की जो डिबैकल है उसमें जो रोल अदा किया था, हमने, हमारी फ़ौज ने, जिसको वो हजीमत उठानी पड़ी थी बावजूद भारतीय साजिशों के और मकामी साजिशों के, हमने एक तो वो बदला ले लिया है मोदी से, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। दूसरा, मोदी जो अतराता था कि हमने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया, मुझे अच्छी तरह से याद है चंद साल पहले हसीना वाजद जो वज़ीर आज़म थी तो ये वहाँ पर एक आला सिविल अवार्ड वसूल करने के लिए गए थे फॉर प्लेइंग ए रोल इन द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश। तो इसी मोदी ने इंतहाई ढिठाई से वहाँ कहा था कि हमने मुक्ति बानी को ट्रेन किया था, हमने मुक्ति बानी के साथ मिला के अपने फौजी भेजे थे ईस्ट पाकिस्तान ताकि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ लड़ा जा सके। हमने वो सूरत हाल भी तब्दील कर दी है। वो जो राइजिंग इंडिया का बुखार चढ़ा हुआ था, कुछ अल्लाह ने की है और कुछ हमारे जो भाई हैं बांग्लादेश के उन्होंने की है, कुछ हमारी दुआओं का नतीजा भी है। तो ये कि बांग्लादेश के साथ इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात हैं वो सोच सोच के मोदी अपना सर जो है दीवार में ज़रूर मारते होंगे। जितनी नफरत इस वक्त बांग्लादेश के लोगों को भारत से है वो भी तारीख का एक हिस्सा है। जो मैं तारीफ़ कर रहा था मुसल्लह अफवाज की, इस हवाले से एक बात ये कहनी है कि हमारे शेरों ने, चाहे वो एयरफोर्स से थे, चाहे वो नेवी से थे, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी से थे, उन्होंने जो नया बाब तहरीर किया है बल्कि इस तसव्वुर को मुस्तहकम किया है कि इट इज़ नॉट द मशीन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। यही असला और भी तो लोगों के पास था ना, रफेल थे उनके पास SU-35 जो ये रूसी तैयारे हैं और बहुत बड़े यानी इम्पोर्टेंट नौइयत के तैयारे हैं वो, उन सब का गुरूर हमने खाक में मिलाया जी। चाइना के वो तैयारे जो सीरीज़ के एतबार से, लेवल के एतबार से उनके बराबर के भी नहीं हैं, उनके ज़रिए हमने जो उनका बुरकस उड़ाया है
वो सारी जिंदगी जो है। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद तो मेरा पेट्रियटिज्म और मेरा जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो पीक पे पहुंच गया है। देखिए मैं ना बेसिकली लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, लेकिन ये मंजरनामा देख के एक बार फिर मेरे खून की गर्दिश जो है बहुत तेज़ हो जाती है और मैं वापस चला गया उन्हीं दिनों में। जिस तरीके की, बहुत मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा अपने प्रोड्यूसर को, जिस तरीके की उन्होंने एडिटिंग करके ये सूरत हाल हमारे नाज़रीन को दिखाई है। यकीनी तौर पे ये कौम के जज्बे उभारने के लिए, कौम के जज्बों में इस्तेहकाम देने के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह का मंजरनामा। एक बात जो मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ वो ये है कि हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में हम पर हमला किया। हमने जहाँ स्ट्राइक किया उससे पहले उनको वार्न किया। अभी ये जनरल अहमद शरीफ जो है DG ISPR, आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट हिम स्पेशली the passion with which he acted and he spoke along with his two colleagues from Air Force and Navy. उसने एक नई यानी तर्ज और एक नई ट्रेंड जो है वो बताई है कि हाउ ड्यूरिंग द वॉर शुड पीपल बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। एक बात। दूसरी बात ये कि 90 तोले अल्फाज, एक लफ्ज ऐसा नहीं कहा उन्होंने जो कंट्राडिक्ट हुआ हो। एज अगेंस्ट जो कुछ इंडिया के अंदर जुतम पजार हो रही है वो आपके सामने है। जिस तरह उनके गोदी मीडिया ने वो बंदर की तरह से, पुतली की तरह से नाचे हैं वो, और बाद में माफिया मांगने की एक सीरीज चली है, उस तरह की कोई चीज़ ना पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन की तरफ से कही गई, ना ही पाकिस्तान के नेशनल मीडिया एज वेल एज सोशल मीडिया ने कोई ऐसी बात कही जिसके ऊपर हमें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा हो। तो इस एतबार से भी ये एक नई तारीख लिखी गई है। तो बुखारी साहब, उनको उसका नुकसान भी तो हुआ, जितनी स्पीड से उनके राफेल गिरे उतनी स्पीड से उनकी क्रेडिबिलिटी भी नीचे आ गई। देखिए उसके लिए तो अब पूरी दुनिया आपके इस किरदार को, आपकी इस फतह को एक्नॉलेज कर रही है। हमें अब कहीं जाके कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वो जो हम अब इंडिया के उस एयर चीफ की तरह से नहीं है जिसकी 3 महीने के बाद आंखें खुली। उसने कहा हमने भी तो 5 गिलाए थे। वो एक वो है, एक वो बख्शी साहब है, वो भौंके जो हैं धूतू किस्म के बंदे, उनको कुछ नहीं पता होता कि हम क्या कह रहे हैं। यानी जो एयरफोर्स की प्रेस रिलीज थी उसमें कहीं तज़किरा नहीं है कि पाकिस्तान का भी कोई नुकसान हुआ है। वो डिफेंसिव थे। 3 महीने बाद वो नींद से उठे हैं और अचानक उनको ख्वाब में नजर आया हमने भी तो पैंके थे। तो एनीवे ये दुनिया अब उनकी इस किस्म की बकवास को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब आ जाइए जनाब, जो हमारे ये अवार्ड्स का सिलसिला जो आज हमने देखा, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीब हुई है। यकीनी तौर पे जो आपके शेर जिस तरह से लड़े हैं, आपने जिस तरीके से नई तरह डाली हैं, एक्नॉलेज करना चाहिए कौम को उसको। और जिस तरीके के अवार्ड दिए गए उसकी तफसील भी हम बयान कर देंगे। एक तो मैं ये ख़ास तौर से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी अवार्ड मिला है उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। हवा में ये अवार्ड नहीं दिए गए हैं। चाहे वो हमारा वो डेलीगेशन था जिसने जाके पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई दिलाई है, चाहे हमारी मुसल्लह अफवाज के लोग थे, चाहे एयरफोर्स के लोग थे। आपने देखा कि एयरफोर्स के शेरों को भी किस तरीके से एजाज़ात दिए गए हैं। मैं एक कॉमेंट सुन रहा था, 2-3 तरह के कॉमेंट आए। एक तो ये कि जी देखें जनाब वो सारे सारे अवार्ड घर में बांट लिए। ये इट्स ईजियर सेड देन डन। ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने एक नई तरह डाली है आज कि उस समरी में उनका अपना नाम भी था, फर-निशान पाकिस्तान। सो ही डिलीटेड दैट नेम। अच्छी रवायत है, कोई हर्ज नहीं है। एक कमेंट मैंने ये सुना, बड़े सीनियर हमारे दोस्त हैं, हम तो उन्हें उस्ताद भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें सारे अवार्ड जो है हुकूमती पार्टियों के बंदे ले गए हैं, अपोजिशन को भी देने चाहिए थे। तो उनसे पूछा गया कि अपोजिशन में किनको देने चाहिए थे, तो उन्होंने नाम लिया। क्या किरदार अदा किया? मैं किरदार बताने लगा, वही बताने लगा हूँ मैं। उन्होंने तो कहा कि जी देखिए वो भी कौम के साथ खड़े थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए अलीमा खान की तरफ। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप देख ना इन्होंने पंगा ले लिया है, मोदी आएगा थप्पड़ मारेगा चला जाएगा। इज दैट राइट? वीडियो मौजूद है। उसके बाद वो उमर अयूब साहब, जिनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए, क्योंकि खुद वो एक फौजी के पोते हैं, बल्कि उनके बाप भी जो है। तो कहने का मतलब उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये फौज जंग लड़ेगी जिसके पास ना असला बारूद है ना इसके पास वसाइल है। याद रहना चाहिए यार, इट वाज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो इनको काहे के लिए अवार्ड देना चाहिए? इनके ऊपर तो भेजनी चाहिए, इनके ऊपर तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसी कौम जिसने इतना बड़ा मार का सर करके दिया है, उसके बारे में ये थे आपके जज्बात। एनीवे, तो और इत्तेहाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस तरह के सिचुएशन में और इस तरह की जंगों में। देखिए इन्होंने एक और नेगेटिविटी करने की कोशिश की थी, जो बाद में पता नहीं अल्लाह ने कैसे अकल दे दी है। आपको याद होगा कि बड़े तमतराक के साथ 14 अगस्त को उस एहतजाजी तहरीक की डेट
चेंज करके 5 अगस्त से 14 अगस्त की गई थी, और वो रवायत बरकरार रखी गई कि जब कभी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो उस वक्त आपने अपना लुच तलना, वो पंजाबी में कहते हैं लुच तलना। तो वो कैसा हुआ क्या उस तहरीक का, कहाँ है वो मैं ढूंढता रहा आज काफ़ी देर, वो मुझे तो कहीं नहीं मिली है। तो कहना का मतलब ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं है। आपको याद होगा जब 2014 का धरना हो रहा था जी। और सी पैक को सेकंड फेज में दाखिल होना था, चाइना के प्रेसिडेंट शी का दौरा था, इनकी मिन्नतें की हुकूमत वक्त ने कि खुदा के लिए 3 दिन के लिए आप पीछे हट जाइए ताकि उनका दौरा मुकम्मल हो जाए। उन्होंने एक की नहीं सुनी, और क्या हुआ, 4-4.25 साल तक वो सी पैक जैसा गैगा प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट मुअत्तल रहा, एक ईंट उठा के नहीं लगाई गई। जी। अगर वो सेकंड फेज में दाखिल हो गया होता तो आज सी पैक कमीशन हो गया होता। कौन देगा इसका जवाब, कौन है इसका जिम्मेदार? कल रात को तकरीब से खिताब वज़ीर-ए-आज़म ने भी मिसाक इस्तेहकाम में पाकिस्तान का पार्ट बनने के लिए दावत दी थी सारी सियासी जमातों को, और फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने भी 14 अगस्त को एहतजाज नहीं किया। क्या लगता है कि मुज़ाकरात होने वाले हैं और सियासी महाज पर जो अब बर्फ़ पिघल रही है? देखिए, बर्फ़ पिघलना मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा कि हुकूमत ने तो अब से नहीं, गो बैक टू पीडीएम्स गवर्नमेंट जो 16 महीने की थी जी। तब से लेके और आज तक तसलसल के साथ पीटीआई से कहा कि मुज़ाकरात कीजिए, सियासी हलकों से मुज़ाकरात कीजिए, पार्लियामेंट की छतरी के नीचे मुज़ाकरात कीजिए। बार बार कहा। अगर आपको याद हो, बिलावल भुट्टो ने तो आगाज़ में ये कहा था कि आइए हाथ में लाते हैं हम आपके साथ। यू नो व्हाट दैट मीन, मतलब उस वक्त अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल जाती तो हुकूमत बनाते ना जी। तो इन्होंने हमेशा कहा चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा जी। बात करूंगा तो किससे, वो जो इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब जब टॉप लीडरशिप की इतनी बच्चेगाना जिद हो तो आप सोच लीजिए